नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा धीरे धीरे शांत हो रहा है। नई सरकार का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं। इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन रहा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष के समर्थन में 164 विधायकों ने वोट किया। वहीं विपक्ष में 99 वोट पड़े। 3 सदस्य तटस्थ रहे। आज शिवसेना का एक और विधायक सत्ता पक्ष की ओर आ गया। रविवार को स्पीकर के चयन के समय शिंदे गुट को 164 वोट मिले थे। आज भी 164 मिले। आज स्पीकर राहुल नार्वेकर का वोट शामिल नहीं रहा। इस बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। अब तक उद्धव के साथ रहे शिवसेना के विधायक संतोष बांगर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट किया। महाविकास अघाड़ी के 8 विधायक देरी से पहुंचने के कारण वोट नहीं कर सके। इनमें 7 विधायक कांग्रेस के रहे। अशोक चव्हाण समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। वे विधानसभा देरी से पहुंचे और तब तक दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी के 8 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। इनमें कांग्रेस के 7 और एक एनसीपी के विधायक हैं। विधानसभा में कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे धड़े को झटका देते हुए नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार रात अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को फिर से शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दी है। इस प्रकार की घटनाएं हुई है। राजनीति में सब खेल चलता है। शिवसेना केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जमीन से जुड़े हुए लाखों शिवसेना की हमारी ताकत है। विधायक सांसद है, हमारी ताकत कभी नहीं रही। कुछ लोग चले गए, अब उनका भाग्य क्या है वो देखेंगे। पार्टी काम करेगी, वापस विधायक और सांसद को चुनकर लेके आएगी। जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है, यह बदले की भावना से हुआ है। आपने मुख्यमंत्री को उसको बनाया एकनाथ शिंदे जी, जो शिवसेना से जुड़े हुए थे। 2.5 साल पहले जब हमने ये प्रस्ताव रखा था कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री, हम जो आपने एग्रीमेंट किया था हमसे पॉलिटिकल, उसके मुताबिक हम करेंगे, तब हमने हमारा मुख्यमंत्री होने नहीं दिया। लेकिन आप क्या है, ये खेल समझ लीजिए। तो आपको पार्टी को तोड़ना ही था, पार्टी को कमजोर करना था। लेकिन कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमजोर नहीं होती। आप जानते हो कि शिवसेना पक्ष के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने 22 जून को शिवसेना के विधिमंडल के पार्टी के प्रमुख नेता करके अजय चौधरी साहब की नियुक्ति की थी और सुनील प्रभु उनको चीफ व्हिप करके उन्होंने पत्र दिया था। उसको आदरणीय उपाध्यक्ष विधानसभा के उन्होंने मान्यता दी। अब कल रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद में एक पत्र विधानसभा के विधिमंडल के जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी भी नहीं डिप्टी सेक्रेटरी है, उन्होंने निकाला और कहा कि मुझे ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने जिसे मान्यता दी थी, मतलब हमारे अजय चौधरी को शिवसेना पार्टी के विधिमंडल पार्टी के नेता करके चुना था और हमारे सुनील प्रभु जी जिनको हमने प्रतोद करके नियुक्त किया था, वो रद्द किया है और 31 अक्टूबर 2019 में एकनाथ शिंदे जी को जो गठनेता करके चुनकर दिया था उसे नियमित किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को किसने दिया था? शिवसेना के। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी। देखिए, बस ये एक आखिरी राह का रोड़ा था, वो भी आपने पास कर लिया। फ्लोर टेस्ट में आप ही की जीत हुई। सवाल ये है कि अब कह रहे हैं
पवार साहब की 6 से 8 महीने, बस इससे ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी और मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। धन्यवाद आपको। अभी देखिए, अब जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ उसमें पवार साहब के पास इसके अलावा और कोई रास्ता तो रह नहीं गया। अब क्या बोलेंगे? अभी तक उनके ही नेता शिवसेना के संजय राउत जी प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे संतान और 100 और पोस्टमार्टम और पता नहीं क्या क्या आग लग जाएगी। कुछ नहीं हुआ, शांति से सारा कार्यक्रम निपट गया। शिवसेना विधायक दल के नेता माननीय एकनाथ शिंदे जी चुने गए। अब जो उद्धव ठाकरे गुट है वो अलग थलग पड़ चुका है। महावसूली अगाड़ी अब इस समय कुछ भी वोट पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि राजनीतिक चाणक्य कहे जाते थे माननीय शरद पवार जी, उनको भी सहसा विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो गया, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए, क्या हो गया, उनको भरोसा नहीं था कि ये भी हो सकता है। लेकिन हुआ। शिवसेना गुट जो है अपने आप को अलग करके शिवसेना जो है मुख्य शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सरकार में है, विश्वास मत हासिल किया गया है। अब ये लोग यही बोलेंगे कि सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा संजय राउत जी की भाषा पर देखिए कितना बढ़िया नियंत्रण हो गया है। बहुत आज प्रेम और उसकी बात आ रही है, ये हो गया। अभी भी उनको ये था कि हमारे लोग बच जाएंगे। आज ये कल एक विधायक जो उनका हमारे विपक्ष में वोट देता है, आज जाकर जो है आकर यहाँ पक्ष में वोट देता है सरकार के। तो अब कुल मिलाकर ये 3-4 लोग और बचेंगे। धीरे धीरे सारे लोग, शिवसेना ही हमारी है इस समय, हम शिवसेना के साथ सरकार में। राज गर्ग जी, आपके 7 विधायक तो आज वोटिंग में शामिल ही नहीं हो पाए, बड़ा देरी से पहुंचे, अभी भी लेट लतीफी। इतने महत्वपूर्ण दिन भी बताइए समय पर नहीं पहुंच पाए। निश्चित रूप से जो विधायक लेट हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह का ड्रामा हुआ है, ये देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि एक राज्य का 5 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी और वो उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर अपने आप को स्वीकार कर ले। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का पतन हो नहीं सकता कि सत्ता के लिए उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि हम, हमारे जो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता है, जो विधायक दल के नेता है, 112 हमारे विधायक हैं, उनका नेता हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे। आप तो शिवसेना को तोड़ के आओ, हम आपको मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा। ये देश के अंदर पहली बार घटनाक्रम हो रहा है। मैं गिरिराज जी बीच में रोकना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं एक एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन मैं माफी चाहूंगी कि मैं आपको बीच में रोक रही हूं। आप ये बताएं, तो नैतिकता का पतन तो उद्धव ठाकरे ने उस समय ही कर दिया था जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार हो गए थे। वो नैतिकता का पतन नहीं था। जिन पार्टियों के खिलाफ बाला साहेब हमेशा से खड़े रहे, आपने सत्ता के लालच में उन्हीं पार्टियों का हाथ थाम लिया और चल पड़े मुख्यमंत्री बनने। वो नैतिकता का पतन नहीं था। नैतिकता वो बताएंगे, वो शिवसेना वाले बताएंगे नैतिकता। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं उनका शिवसेना का प्रवक्ता के रूप में बताऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे से पूछा। और ये सरकार जो चलेगी वो कितने रोज चलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। आपको भी लग रहा है मध्यावधि चुनाव होंगे? जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कसक तो है। और शपथ के रोज भी वो कसक आप मीडिया के सामने आ गई थी। छुटपुट कार्यकर्ताओं ने कही दिया था कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है भविष्य के गर्भ में है। आगे क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम जो हुआ, आप जो कह रही हैं, तो वो पहली बार हुआ है देश के अंदर। ठीक है, अश्विनी जी आप दे दीजिए जवाब, उसके बाद मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। बताइए। त्रिपाठी जी शायद देखिए इतने वरिष्ठ होने के बावजूद भी ये नैतिकता का पतन बता रहे हैं। अशोक चौहान जी क्या हुए थे? आप क्या, यहाँ तो डिप्टी सीएम है, वो तो मंत्री बनाए गए थे मुख्यमंत्री रहने के बाद। प्रभु ये कांग्रेस का ही है ना, कहीं मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक नहीं, दो वहां पर कांड हुआ आप लोगों के, उसमें क्या कह रहे हैं? नैतिकता का पतन उस दिन आपको नहीं लगा जब उत्तर प्रदेश में 91 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था? उत्तर प्रदेश की सरकार नरसिम्हा राव जी ने गिराई थी, तो उस समय उसमें शांताराम जी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में। उनका क्या कसूर था? नैतिक पतन आप लोगों का हुआ था, वो सरकार गिरा दी आपने। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, भैरव सिंह की सरकार गिरा दी। तो नैतिकता आप भी सीखिए, जब आईना उठाइए पहले देखिए फिर दिखाइए। ये है नैतिकता कांग्रेस की, जिसको मैं दिखाना चाहता था।
और पल्लवी जी, मैं कहूंगा कि जब कांग्रेस ही अनैतिक पार्टी है, इसीलिए पूरे देश में उसका सफाया हो गया है। 3 राज्यों में सरकार थी, अब 2.5 राज्यों में बची है। आनंद त्रिपाठी जी, आपका रुख करूंगी। ये अब नैतिकता की बातें हो रही हैं सर, आपको लग रहा है कि इस मोड़ पर आकर नैतिकता की ये बातें कहीं से भी शोभा दे रही हैं? और दूसरी मेरी ये आपसे सवाल था मेरा कि अब क्या कुछ कानूनी दांवपेच बाकी रह गए हैं सरकार को गिराने के लिए? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र के संदर्भ में बात है कि क्या कानूनी दांवपेच या राजनीतिक दांवपेच क्या कुछ बचे हुए हैं, जी, तो जी। कानून की लड़ाई बची हुई है पूरी तरह से। मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा में जो कुछ भी निर्णय होगा, अलग अलग पार्टियां अपने अपने मतानुसार अपने हित को ध्यान में रखते हुए उसको चैलेंज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। स्वाभाविक है, जो कल महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय ने शिवसेना के अजय चौधरी को नेता पद से बर्खास्त किया है, उसको भी लेकर के, और शिवसेना ये शिंदे को जो आज व्हिप जारी किया है था उन 16 विधायकों के लिए, उसको भी लेकर वो लोग जाएंगे, अपनी अपनी तर्क होंगे। स्वाभाविक है, अब देखना है कि उसमें कानूनी पहलू और क्षेत्राधिकार क्या रंग लाता है, वो तो कोर्ट का विषय होगा। जहाँ तक बात नैतिकता की है, तो मैं ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को 35-40 साल पहले ही कहीं छोड़ दिया है किसी मोड़ पर। कोई ये कहने के लायक नहीं बचा है कि वो नैतिक है और दूसरा अनैतिक है। अपने अपने समय पर सभी ने नैतिकता को धत्ता बताया है। अभी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अब वर्तमान में भाजपा हो या कोई क्षेत्रीय दल हो, कोई भी इससे अछूता नहीं बचा है। और उसको कह लीजिए कि जब याद करिए 1957 हमारे बड़े दुलारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जी, जी। केरल की पूरी चुनी हुई सरकार एस नंबूदरी-पाद की देश में पहली दफा बिना किसी वजह के आर्टिकल 356 लगा करके हटा दी गई थी। वहीं से ये सारी नैतिकता अपने आप बिगड़नी शुरू हुई। कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जो लंबे कार्यकाल तक, जिन्होंने, उसमें खासकर नेहरू जी, इंदिरा जी और बाद में राजीव जी रहे। इन तीनों ने मिलकर के करीब करीब 100 बार 356 का उपयोग किया है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा दूध की धुली है, भाजपा ने भी प्रयास किया। आपको ध्यान हो, राबड़ी देवी की सरकार को बिहार में बर्खास्त किया गया था, जो बाद में राज्यसभा में टिक नहीं पाया, वापस आई राबड़ी देवी। और कई इस तरह के बात है, जैसे अभी बातें चलती है कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो यहाँ निश्चित तौर पर नैतिकता अपने आप में धराशायी हुई है राजनीतिक दलों के द्वारा। ये बड़ी चिंता का विषय है। भारतीय लोकतंत्र में इसकी ये जो खामियां हैं वो बहुत तेजी से उजागर हो रही हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए ये इनके प्रकारेण सारे प्रयास उचित मान लिए गए हैं, जो अपने आप में बड़े ही दुख का विषय है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां उनके निर्णय तो वो लोग करते हैं, जनता या बाकी समाज के लोगों का उसमें कोई बड़ा रोल नहीं होता है। जनता का रोल तो चुनावों के समय आता है, और उन चुनावों के समय वो अपने मुद्दों पर ध्यान देते हुए उस पर वोट करती है। वो राजनीतिक दलों की नैतिकता और पूर्व में किए गए उस राजनीतिक पतन की तरफ उसका ध्यान जाता नहीं है। याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है। आप जैसे देख लिये, आज महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हुआ, निष्ठाएं अंतिम समय तक बदली गई। शिवसेना के शिंदे गुट के साथ गए 2 विधायकों ने, कैलाश पाटिल और एक और कोई पाटिल साहब हैं, उन्होंने उद्धव के पक्ष में वोट किया। और 2 जो उद्धव के साथ थे, एक बांगड़ साहब हैं और एक श्याम सुंदर शिंदे साहब हैं, इन्होंने शिंदे गुट की तरफ वोट किया। तो निष्ठाएं अंतिम समय तक बदली। 8 लोग देर से पहुंचते हैं, उसमें एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए, ये देरी जानबूझ करके नहीं की गई। क्या ये नैतिकता का पतन नहीं है? कोई पूर्व मुख्यमंत्री देर से विधानसभा में पहुंचे, और उस पर तब भी जब पार्टी का व्हिप आया है उसके पास, तो निष्ठाएं और नैतिकताएं बदलने का समय अब भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र में राजनेताओं की एक गुण बन गया है और उनके चरित्र का हिस्सा हो गया है। ये जो बड़े दुख की बात है।
अश्विनी शाही जी। देखिए पल्लवी जी, महाराष्ट्र को राजनीतिक दल जो है अपने उन चीजों को करते हैं जो उनको करना चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अब नैतिकता की बात हमको कांग्रेस सिखाई। यहाँ पर महाराष्ट्र में खैर हमारा शुरू से हम लोग कह रहे हैं हमारा कोई हाथ नहीं है। हम लोगों ने कुछ, हाँ वो लोग हमारे पास जब आए हमने उनके साथ सरकार बनाने की बात की। हम राजनीतिक दल में बैठ के आप तमाशा नहीं देखेंगे। हम पहले दिन से नजर बनाए थे कि वो लोग जो है कहीं कहीं बिखराव हो रहा है, कोई बात है, और हमको सरकार बनाने का मौका था, हमने सरकार बनाया। ये कई जगह की बात करते हैं, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। गोवा में सरकार बनाना था, ये लोग गए नहीं सरकार बनाने। भारतीय जनता पार्टी पहुंचकर सरकार बना चुकी थी पहले। तो ये दिग्विजय सिंह इनके दिल्ली में सोते रहे। तो कांग्रेस के पास तो चीजें अनंत है कहने के लिए, क्योंकि 56 साल तक इन लोगों ने सरकार चलाई। और अभी ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि 100 बार इन लोगों ने 356 का दुरुपयोग किया है। तो अगर ये लोग करते हैं तो लीला और हम करें तो जो है पाप, ऐसे ही हो सकता है। राजनीतिक दल लेकिन आपको बार बार एक ही बात पर तो घेरा जा रहा है ना कि देवेंद्र फडणवीस को आखिर डिप्टी सीएम का पद क्यों? और अभी जैसा आपने कहा कि हमारा तो कोई हाथ ही नहीं था, शिंदे गुट ही आया आपके पास सरकार बनाने के लिए या सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस दूसरे नंबर के नेता क्यों रखे गए? ये तो हमारा त्याग है। देखिए किस तरीके से हम लोगों ने एक छोटे दल को, और जो छोटा दल आया और हमने उसका सम्मान किया। तो ये त्याग तो आपको उसी समय शिवसेना ने करने को कह दिया था। आपको उद्धव ठाकरे ने यही तो प्रस्ताव दिया था उस समय कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रह लेते हैं, 2.5 साल देवेंद्र जी रह लेंगे, 2.5 साल उद्धव ठाकरे रह लेंगे। तब ये त्याग क्यों नहीं किया आपने सर? इतना सब कुछ होता ही नहीं फिर। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और इसका जवाब आप ध्यान से और आपके श्रोता भी सुने। उस समय की जो परिस्थिति थी, शिवसेना हमारे साथ प्री पोल अलायंस में थी, पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। और प्री पोल अलायंस में इन लोगों ने, बाद में जब चुनाव हो गया, इन लोगों ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा गया, जिसका खंडन सार्वजनिक मंच पर माननीय गृह मंत्री जी कई बार कर चुके हैं स्पष्ट रूप से। तो उस समय का वाकया दूसरा था और आज दूसरी चीज है। उस समय इनको अगर मुख्यमंत्री बनना था तो पहले से चर्चा अगर हुई होती, पहले से बात हुई होती, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से उनको बनाती। क्या आप लीजिए, देखिए हम बिहार में हम लोगों के साथ था, हमारे छोटे भाई नीतीश जी हैं, हमारे छोटे दल है हमसे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया उनको। भारतीय जनता पार्टी किसी के जिद के आगे नहीं झुकेगी। और वो कहते हैं, अभी उन्होंने कहा एक दिन प्रदेश के नाम संदेश में कि हम जिद नहीं छोड़ सकते हैं, मराठी में कहा था उद्धव जी ने। तो वो जिद पर अड़े थे और उनके बोले प्रवक्ता संजय राउत गलत सलत बयान दे रहे थे। उनका झुकाव दूसरे तरफ था, उनको मुख्यमंत्री उधर बनना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो लोग भाग गए। जबकि हमारे साथ प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। तो उसमें हमको जो हम बड़े भाई होकर आए तो हमारी बात माननी थी। हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनाते, बढ़िया विभाग देते, क्या करते, वो तो हमारे साथ आज से तो था नहीं उनका, क्योंकि हमारी बहुत पहले से थी उनके साथ। तो ये उन लोगों की कमी थी और आज हमने बड़ा दल दिखाते हुए काम किया। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, परिस्थिति जो एकदम भिन्न है। उस समय जिद वाली बात थी, हम जिद नहीं मान सकते किसी की। ठीक है गिरिराज गर्ग जी, अब आपको भविष्य के लिए क्या चुनौतियां दिखाई दे रही हैं शिंदे सरकार के सामने? जो अश्विनी जी ने जो कहा था, उस समय की परिस्थितियां विपरीत थी जी। देश के इतिहास में रात को 12 बजे गवर्नर को जगा के सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना और फिर विधानसभा के अंदर सरकार का गिरना, ये भी परिस्थिति थी। ऐसी क्या लालसा थी कि आपने रात को 12 बजे राज्यपाल महोदय को जगाया, आपने प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, सुबह 4 बजे आपकी सरकार चल नहीं पाई, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। वो उस समय की परिस्थितियां थी ना। वो जो 2.5 साल तक जो कसक आपके मन में थी, जो 2.5 साल सत्ता की भूख आपको जो परेशान कर रही थी, वो अब जाके आपकी पूरी हुई है। उस समय फिर आप क्यों नहीं पीछे हटे, जब आपको मालूम था आपके साथ बहुमत नहीं है, शिवसेना आपके साथ आ नहीं रही है? रात को क्यों राज्यपाल को जगाया, क्यों सुबह 4 बजे आपने शपथ करवाई फडणवीस की, और फिर क्यों इस्तीफा दिया? ये आप ही ने तो किया था। उस समय जो परिस्थितियां थी जो आज आप बखान कर रहे हो, लेकिन ये 2.5 साल की जो आपकी बेचैनी थी वो अब जाके पूरी हुई है, इसलिए आप उसको त्याग कह रहे हो। ये त्याग नहीं है, ये सत्ता की लालसा है। और बिहार के अंदर आपके साथ आज जेडीयू ने समझौता नहीं किया था, समझौता आरजेडी के साथ था, सरकार बनी, लेकिन आपकी सत्ता की भूख थी, आपने नीतीश को प्रेशराइज करके आरजेडी से उसका संबंध खत्म करवाया और आपने समर्थन देके और सरकार चलाई नीतीश की। ये आपका त्याग है।
अब मैं तो आपसे आज तिलमिलाए हुए पल्लवी जी, आप यहाँ परिस्थितियां इनके विपरीत हो गई हैं, तो ये एकदम तिलमिलाए हुए। यही नहीं, राहुल गांधी से लेकर और नीचे के जो है इनके जिलाध्यक्ष तक तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो नेता राजनेता आज खोज रहे थे कि कांग्रेस में कुछ जान बची हुई है, अब वो देख रहे हैं कि 2.25 से 2.5 हो गया है, 2.5 में भी चुनाव आने वाला है 1 आध साल में, वहां हम खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। और कांग्रेस के युवराज ने एकदम ठान लिया है कि हमको खत्म करना है। अब देखिए, वायनाड से यूपी से वायनाड गए और वहां भी परिस्थिति बड़ी खराब चल रही है, अब वो कहाँ जाएंगे। रायबरेली ने ठान लिया है कि सोनिया जी को हराना है। अब तो सारी चीजें इनके साथ खत्म हो रही हैं और इतिहास की चीज हो जाएंगे। बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी इतिहास हो रही है। ये अपने लोग, ये अपने नैतिक कामों से, अपने नैतिकता की वजह से हो रहे हैं। इन लोगों ने कोई काम गलत नहीं किया। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बहुत स्पष्ट बताया, 100 बार इन्होंने उसका 356 का प्रयोग किया, वो सारे नैतिक काम थे। इंदिरा जी ने किया तो नैतिक काम थे। राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार 2 मिनट में गिरा दी, वो नैतिक काम था। बहुत सी सरकारें ऐसी इन लोगों ने चलाई। इंदिरा जी का तो इतिहास रहा है, कैसे चलता था, क्या चलता था, तो वो आप लोग इतिहास में झांकिए। 56 साल से आप लोग, अब दर्द हो रहा है। और मुझे आज शरद पवार जी की वो बात याद आ रही है कि कांग्रेस अब उस रियासत के जो है वो राजा की तरह हो गई है, जिसके नीचे से सारी रियासत खत्म हो गई है। फिर भी वो कहता है कि ये मेरा स्टेट था, ये मेरा राज्य था, ये मेरी रियाया थी, वो मेरी प्रजा थी। कांग्रेस की आज स्थिति वही हो गई है। अब आप लोगों को ये छाती पर जो है, हम लोगों को मूंग दलने दीजिए, हम लोग करते रहेंगे ऐसे। गिरिराज गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अभी आपकी पार्टी के ऐसे कितने विधायक हैं जो टूटकर वहां जा सकते हैं। अभी तो आपको ये भी संभाल के रखना होगा, जरूरी नहीं है कि जितने अभी आपके पास हैं वो हमेशा के लिए आप ही के पास रह जाएं। देखिए पल्लवी जी, ये तो आप जो क्वेश्चन कर रही है ना, ये तो जो है वो भविष्य के उस गर्भ में है, इसका कोई आकलन नहीं है अभी। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका अश्विनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी गाथा तो गा दी हिंदुस्तान की और कांग्रेस सरकारों की सबकी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था कि रात को 4 बजे राज्यपाल को जगा के क्यों शपथ करवाई जब शिवसेना समर्थन में नहीं थी, बहुमत इनके पास नहीं था, क्यों फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और क्यों फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये कह रहे हैं ना कि हमने तो बड़ा दिन रख के त्याग किया है, तो त्याग तो उस समय कर देते आप, फिर आपने वो त्याग क्यों नहीं किया। तो शिवसेना ने मना किया, आपने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, बहुमत आपके साथ था नहीं, राज्यपाल को रात को जगाया आपने, सुबह 4 बजे आपने शपथ करवा दी, 24 घंटे आपकी सरकार चली नहीं। चलिए आनंद त्रिपाठी जी, सर चुनौतियां अभी यही खत्म नहीं हो रही हैं। कई बड़े मुद्दे ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिनका निपटारा ना तो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हो पाया, ना ही ठाकरे के कार्यकाल में हो पाया। उम्मीद कर सकते हैं कि शिंदे के कार्यकाल में कुछ हो पाए। धनगर आरक्षण हुआ, मराठा आरक्षण हुआ, किसानों की कर्ज माफी हुई, और अब हाल फिलहाल में तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बड़े और ज्वलंत मुद्दे हैं ये। आनंद जी। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। और अब महाराष्ट्र में ये जो सरकार है जिसके पास समय बहुत कम है, इसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जैसे 1-2 चुनौतियों का तो आपने ही जिक्र किया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में सूखे की बहुत बड़ी चुनौती है, गन्ना किसानों की बहुत बड़ी चुनौती है, रुके हुए विकास कार्यों को पटरी पर लाने की बहुत बड़ी चुनौती है। कोंकण जैसे एरियाज में रेलवे और मेट्रो का जो बहुत बड़ा नेटवर्क एक गति पकड़ा था, पिछले 2-2.5 सालों में वो एकदम से तबाह सा हो चुका है। तो इन सब बातों पर अब ये सरकार कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करती है और जो समय है उसके पास उसमें वो कर पाती है या फेल हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि फडणवीस जैसा एक अनुभवी नेता उप मुख्यमंत्री के रूप में ही सही इस सरकार में मौजूद है, तो इससे ये विश्वास लगता है कि अगर शिंदे फडणवीस के साथ मिल करके कायदे से अच्छा समन्वय बना करके इस सरकार को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, कोई अहंकार का टकराव नहीं होता है, तो कुछ काम हो सकते हैं। और जो फडणवीस के कार्यकाल में रुके हुए काम थे, जिसे बाद में उद्धव ने जानबूझ करके कुछ रोक दिया था या धीमा कर दिया था, उन कामों में तेजी आएगी। और एकनाथ शिंदे भी PWD मिनिस्टर रहे हैं इस सरकार में, और फडणवीस के सरकार में भी फडणवीस के तहत मंत्री रह के कार्य किए हैं।
तो उनको भी अनुभव है। अब देखिए अगला मंत्रिमंडल का चुनाव जो होता है उससे कई सारी बातें सामने आएंगी कि किस तरह के लोग मंत्री पदों पर और किन विभागों में पदस्थापित होते हैं। फिर ये देखने वाली बात होगी जो अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि हमारे सामने आए। सर, देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ऐसा देखने में वैसे आया नहीं है, जुगलबंदी बड़ी अच्छी रही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो भविष्य के लिए भी ये संभावनाएं कम ही नजर आ रही है कि दोनों के बीच में कभी कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। हालांकि अभी गिरिराज जी कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का चेहरा उतरा हुआ था और 1-2 बयान भी ऐसे सामने आए हैं, लेकिन ये सब तो संभावना है। अच्छा आनंद जी, मैं आपका जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आदित्य ठाकरे की। ठीक है, अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में, अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। यहाँ एक जब कुर्ला में बिल्डिंग गिरी थी तब मैं गया था रात को 2 बजे, वहाँ के विधायक तो कहीं गुवाहाटी में शायद पार्टी कर रहे थे। बाद में ऐसी कई सारी घटना घटी है जहाँ पे अपने मतदाताओं से वो मिले नहीं है। यही बात है कि जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में कहाँ है। कल का जो चुनाव हुआ है स्पीकर का वो भी हम इलीगल समझते हैं, क्योंकि जो भी अब भी हमारा विप था वो ही कायम है और वो ही कायम रहेगा। लेकिन मला वाटतं तुम्ही त्यांना विचारायला पाहिजे, ते मला वाटतं टीव्हीवर रडले वगैरे पण होते। एक प्रश्न असा आहे की शरद पवार साहेबांनी आणि गृह मंत्रालयाकडून 5 वेळा 6 वेळा मुख्यमंत्री साहेबांना निरोप दिला होता की कुठच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना जे वारंवार त्यांना अलर्ट केलं होतं की पक्षामध्ये असे काही घटना। मला वाटतं हे मला माहिती नाही, पण एक बरोबर आहे की 20 मेला त्यांना बोलून विचारलेलं तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचंय का, ही घटना सत्य आहे आणि ती मला माहिती। वर्षा बंगler ही भेट झाली। मला वाटतं मला उत्तर देण्यापेक्षा त्यांनी ज्या मतदारांबरोबर यात्रा मित्र त्यांनी काही तिथे जल्लोष केला होता त्यांना विचारावं आपण। आदित्य, लास्टली शरद पवार जी ने कहा कि 6 महीने में ये सरकार नहीं टिकेगी, इस मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और ये भी कहा गया कि शायद गुजरात के साथ इलेक्शन करने की दृष्टि बहुत संभावना है। एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जे आपण बघताय आता ज्यांनी आमचा पक्ष जे आमच्या म्हणजे जन्म पक्षात त्यांनी असं काही करू शकतात, तर कर्म पक्षात पण हे नक्कीच होईल ह्याची आम्हाला खात्री आहे। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, आप ही का रुख करूंगी, अब आपका जवाब तो मैं चाहूंगी। और साथ ही में आदित्य ठाकरे एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जब ये विधायक अपने मतदाताओं के पास जाएंगे तो क्या चेहरा लेकर जाएंगे। देखिए ठाकरे को ये कहने का कोई खास अधिकार नहीं है जी। ठाकरे का पूरा परिवार मातोश्री में बैठ करके राजनीति करता आया है। पहली दफा आदित्य ठाकरे चुनाव में उतरे। जनता, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत समस्याएं आई थी, तब ठाकरे का पूरा परिवार मातोश्री में बैठा हुआ रहता था। ठीक है, तो ऐसी आदित्य अभी छोटे हैं, अनुभवहीन है, ऐसी बातें कह रहे हैं। वो 2 बजे रात को पहुंचे तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया। भाई आप सरकार चला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री के पद से हटे तो विधान परिषद से इस्तीफा देकर के क्यों चले गए? ठीक है, तो ये कई सारी चीजें होती हैं उसमें जिसमें सोचना पड़ता है कि हम पहले क्या करते रहे और अभी क्या स्थिति है। तो इस बात पर उन लोगों का कोई खास मैं नहीं समझता कि जनता इस बात को कोई ध्यान में देने वाली है। वो लोग भी घरों में बैठ कर के राजनीति करते थे। जी 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 ठीक है। अश्विनी शाही जी, आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया क्या आप लोगों ने? अभी तो उन्होंने शुरुआत की थी और शुरुआत में इतना बड़ा झटका। देखिए पल्लवी जी, वो युवा हैं और उनके लिए अभी सभी पूरा समय है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। इस कम उम्र में परिवारवाद ही ऐसा है जिसमें उन्होंने मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री थे, तो अभी तो 30 साल के भी नहीं हुए हैं, तो राजनीतिक जीवन पड़ा हुआ है उनके पास। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल उनके पास है कि शिवसेना उनकी चली गई है। अब ये लोग जाएंगे, हो सकता है कि चुनाव आयोग के पास जाएं तो क्या किनके पास रहेगी असली शिवसेना, नकली शिवसेना, कौन वोट क्या वोट, ये अब चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन आज शिवसेना के कमजोर नेताओं में उद्धव ठाकरे जी साबित हुए हैं और ये उनके पुत्र हैं।
तो अब भविष्य में जनता इनको किस नजरिए से देखेगी, कमजोर ही देखेगी, क्योंकि नीचे से सारी पार्टी खिसक गई, ये देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और अंत में एक भगोड़े की तरह एक बार तो हम लोगों के साथ छोड़कर भागे, दूसरा विधान परिषद भी छोड़कर भाग गए। अरे लड़ाई आपको वहां पर लड़नी पड़ती है तो सदन में आप लड़ाई लड़ते जनता की। आपके पास एक सीट थी, वहां पर आप अपनी बात उठाते, तो नहीं उठाया उन्होंने, वो भी छोड़कर चले गए। आदित्य ठाकरे जी अभी विधायक हैं, अभी देखिए इधर शिवसेना ने व्हिप जारी किया है, इन लोगों ने उसके खिलाफ मतदान किया है, अभी इनकी अयोग्यता पर भी मामला है, पता नहीं वो विधायक भी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। देखिए अब कानूनी लड़ाई में क्या होता है। और राजनीतिक कद किसका बड़ा, शिंदे का या देवेंद्र फडणवीस का? आने वाले समय में इस तरह की टकराहट तो नहीं देखने को मिलेगी सर? बड़ा चेहरा कौन रहेगा हमेशा? देखिए बड़ा चेहरा शिंदे साहब के साथ, देखिए अभी जिस दिन से ये हुए उनको भी नहीं पता था कि कैसे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनका बयान आया कि मुझे नहीं पता था कि मुझे बनाया जा रहा है। तो अगर उस व्यक्ति को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो वो व्यक्ति शिवसेना के साथ इतने दिन तक रहा, बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर आज भी वो अपनी चीजों को कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो साथ निभाने वालों में से हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया, उस पर वो लोग अलग हो गए थे। उनका बार बार यही आ रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से आप मिलकर सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को नहीं वो गवारा था। तो आज उनकी निष्ठा वहां से जो बाला साहब ठाकरे गुट है उससे हटी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्मान दिया है और वो सम्मान के लायक है। अगर सम्मान पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सम्मान देंगे। या बड़े भाई और छोटे भाई वाला हिसाब तो जरूर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 106 MLA के साथ है वहाँ और ये लोग कम है, तो लेकिन एक दूसरे को सम्मान देना और लेना जारी रहेगा। कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कुछ नहीं, साथ में मिलकर एक बढ़िया सरकार चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सारे प्रसन्न है, ऐसा नहीं है कोई नाराज है। ये पार्टी का अनुशासन है कि उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारा और उनके लोगों ने उसको स्वीकारा। और जो भी कमियां हैं कोशिश की जाएगी कि वहां पर दूर किया जाए, कहीं पर कोई कमी न रहे। समय कम है, हो सकता है कि जनता आगे 2.5 साल के बाद फिर हमको चुनाव में जो है फिर से ले आए तो और आगे की चीजें बढ़ाई जाए। गिरिराज गर्ग जी, आपको भी वाकई में लगता है कि हिंदुत्व एक इतना बड़ा मुद्दा रहा कि महाराष्ट्र की चलती हुई सरकार गिर गई? देखिए पल्लवी जी, महाराष्ट्र की परिस्थितियां क्या रही क्या नहीं रही, क्यों शिंदे गुट अलग हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का जो बयान आ रहा था मैंने देखा है, उन्होंने बार बार आग्रह किया था कि जैसा परिवार में बैठ के आप बात कर लें, आप चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं शिवसेना के, जो मैंने आपके टीवी चैनल्स पे जो देखा और जो सुना उसके हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल से जो मन में बेचैनी थी, जो फडणवीस साहब ने को मुंह की खानी पड़ी थी, इस्तीफा देना पड़ा था, सरकार को वो ना बहुमत साबित कर नहीं पाए थे, तो वो सारी परिस्थितियां देख के इनके ये था, उसी समय से इन्होंने तय कर रखा था कि शिवसेना को हमको तोड़ना है और शिवसेना को तोड़ के हमें महाराष्ट्र में सरकार दोबारा से बनानी है। अब इनकी मजबूरी ये थी कि शिंदे ने ये कह दिया होगा कि मैं तोड़ तो सकता हूं, आ तो सकता हूं वहां से, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। 106 विधायक आपके हैं तो होंगे। तो परिस्थितियां जो बनी है उसके अंदर इन्होंने जहर की घूंट पी के और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा नहीं है कि हमने त्याग किया है, त्याग राजनीति में कोई नहीं करता है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं त्याग करने का, उसका वो आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें। राजनीति में त्याग नहीं होता है, सत्ता की जब भूख होती है ना तो सब कुछ जायज होता है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना के और छोटे भाई बड़े भाई की बात कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस के मन और दिल में क्या गुजर रही होगी, जिस व्यक्ति ने 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे काम किया है, उस व्यक्ति को पार्टी ने मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये घोषणा नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ एकनाथ शिंदे की घोषणा की थी और ये कहा था कि एकनाथ शिंदे सिंगल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जो दिल्ली का प्रेशर आया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो प्रेशर आया, जो उनको धमकाया गया, उसके बाद ये तय हुआ कि फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। किसे धमकाया गया? टीवी चैनल में पूरे भारत में देखा है। किसे धमकाया गया सर? फडणवीस को कहा होगा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप ये छोड़ देकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपको।
अच्छा, अगर पहले तय हो जाता तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में घोषणा हो जाती कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय कहां घोषणा हुई थी? ये उस समय खाली घोषणा एक नाथ शिंदे जी की हुई थी। जी। की वजह से पंजाब की जलती हुई सरकार को आप लोगों ने, अरे आप तो इसका जवाब दो अश्विनी जी, पंजाब की वो बातें छोड़ो। पंजाब की सरकार को आप लोगों ने खत्म ये बताओ कहना, और ये बताओ जहाज को दूंगा। अपनी आप ये बात हमारे करो, यहाँ अनुशासन है, आप यहाँ की बातें मत करो। आपने ना तो लाखों को जगह के शपथ दिलाई, आपने जवाब दिया ना, आप इसका जवाब दे रहे हो। आप इधर उधर की बातें घुमा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। आप जवाब दो ना इन बातों का कि क्यों राज्यपाल को जगाया 812 बजे, क्यों 4 बजे शपथ ग्रहण करवाया, क्यों फडणवीस। अब अश्विनी जी आप इस बात का जवाब दे ही दीजिए। देखिए वो पिछले आधे घंटे से ये सवाल कोई चौथी बार पूछ चुके होंगे कि आपने रात में राज्यपाल को क्यों जगाया, आपने सुबह 4 बजे शपथ क्यों ली और उसके बाद इस्तीफा क्यों दिया। तब भी त्याग की भावना दिखा देनी चाहिए थी ना। उस समय आपका त्याग कहाँ गया था कि आपको अजीत पवार को साथ लाना पड़ा? नहीं, पल्लवी जी एकदम सही बात है, बार बार पूछा गया हमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको भी थोड़ी सी चीजें अपनी याद करनी चाहिए। 77 को याद करना चाहिए था कि क्यों इसका जवाब दो लगाई गई, क्यों इंदिरा जी ने जो है उसका जवाब आज पूरा देश मांगता है आपसे। क्यों आप सभी चीजों को जेब में लेकर इंदिरा जी चलती थी, का कोई अखबार लिख नहीं सकता था, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था, तो क्या आप सवाल पूछने का आज वही हो रहा है। आज मामला नहीं आती है, आज देश का पहला जिसने कोई कारण यही है कि आज को बोलने की किसी की स्थिति में तो बोलेगा, उसके खिलाफ आतंक में डूबी हुई है। आज देश आतंक में डूबा हुआ है। आज है इमरजेंसी है, करने का हक नहीं रखती है। उनका क्या होगा? तो शिंदे के साथ 8 आदमियों को ईडी की जांच कर रही है। पैरों नाखून से लेकर सर तक पाप में आप लोग डूबे हुए हैं, इसलिए सवाल करने का हक नहीं है कांग्रेस को। हाँ, हक नहीं है, तो जवाब नहीं है ना आपके पास। आपके खेत ऐसे है, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए आप ये गा रहे हैं। एक नाथ शिंदे के साथ जो 8 व्यक्ति है एमएलए जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, आपने संजय राउत को तो नोटिस दिलवा दिया, इनकी जांच का क्या होगा? जो उनके पास आ जाता है वो जोरदार हो जाता है, वो डरेगा। चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, हो जाती है। चलिए ठीक पूरे है देश में नाटक हो रहा है। चलिए अब तो ये नाटक खत्म हो गया सर। अब महाराष्ट्र का महानाटक खत्म हो चुका है। अब तो सरकार चलेगी और अब यही देखेंगे कि कितने विकास के कार्य वहां हो रहे हैं। जो रुके हुए कार्य हैं वो भी शिंदे सरकार पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आनंद त्रिपाठी जी, लोकसभा का चुनाव सर बिल्कुल नजदीक है। अब ये जिम्मेदारी किसकी होगी महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें ज्यादा से ज्यादा दिलवाएं, शिंदे की या देवेंद्र फडणवीस की? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अब भाजपा का वो नेतृत्व जिसने देवेंद्र जी को डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर किया है, ये इस सवाल का जवाब वो देगा। क्योंकि ये तय मानी है कि अभी जो बहुत देर से ये आपस में दो राजनीतिक पार्टी के सम्माननीय नेता आपस में बहस करने उलझे हुए हैं कि देवेंद्र फडणवीस को क्यों डिप्टी सीएम बनाया गया या वो, तो ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि देवेंद्र जी डिप्टी सीएम बनेंगे। निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्र के नेताओं का फैसला नहीं है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का ये जवाब देगा कि हालांकि भाजपा ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवसेना के साथ भी वो ज्यादा लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लेकिन अब जिम्मेदारी कौन लेने वाला होगा? क्या वो जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पे फिक्स की जाएगी लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन की, या शिंदे साहब पे फिक्स की जाएगी? ये तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बात का जवाब देगा। मेरा ऐसा मानना है इस सारे मसलों में कि देवेंद्र फडणवीस अपने अनिच्छा के बावजूद अपने केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बने हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, वो सरकार में शामिल होना नहीं चाहते थे, उन्हें नाराजगी नहीं थी कि शिंदे को भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री का पद दे रहा है। इस बात से वो नाराज नहीं थे, वो बड़े सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन उन्होंने एक रास्ता चुना कि फिर मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। लेकिन बाद में अंत में क्या निर्णय हुआ वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लोग जाने।
जहां तक मेरी समझ में आता है कि शिंदे को एक फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं दिया गया, उसके पीछे महाराष्ट्र की जो लोकल राजनीति है। आपको ध्यान होगा कि जब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तो 2 साल मराठा आरक्षण का मामला तूल पकड़ा हुआ था। जी जी जी। और वो उस आरक्षण के मसले को फडणवीस को निपटाने में बड़ी मेहनत लगी थी। तो वहां वो जो मराठा वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति चल रही है उसके शिकार हुए हैं फडणवीस साहब, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मराठा वहाँ काफी शक्तिशाली है और किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग मराठाओं का है और वो बड़ा जो जिसे हम गन्ना किसान कहते हैं वो बड़ा शक्तिशाली है। और शरद पवार उसके अब तक एकमात्र नेता के तौर पर स्थापित थे। तो उस शरद पवार की राजनीति को कमजोर करने के लिए फडणवीस साहब को पीछे करके शिंदे साहब क्योंकि मराठा तरफ से आते हैं तो उसको आगे किया गया है। अब देखना यह है कि शिंदे साहब इस मूल अपने राजनीतिक कर्तव्य में कितने सफल होते हैं कि वो शरद पवार को मराठा राजनीति से बाहर कर पाते हैं या अभी शरद पवार का जलवा उसी तरह बरकरार रहेगा। ये इस पर निर्भर करेगा कि फडणवीस या शिंदे में कौन आगे जाएगा। चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।